नमस्ते। आयुर्वेदा 360 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो भी स्टूडेंट बीएमएस कोर्स में पहली बार ज्वाइन किया है और अभी उनका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो उनके लिए हम एक तरह से इंडक्शन प्रोग्राम या वर्चुअल इंडक्शन प्रोग्राम या ब्रिज कोर्स के हिसाब से ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो ये सीरीज़ जो है, जो +1 +2 के बाद आयुर्वेद पढ़ने के लिए ज्वाइन करने वाला जो छात्र हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, क्योंकि जो +1 +2 के सिलेबस हैं, करिकुलम हैं और हमारे आयुर्वेद से संबंधित जो करिकुलम हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है और ज़्यादा कोई कनेक्शन वाला टॉपिक्स नहीं है। तो ये करिकुलम का प्रॉब्लम है हमारे +1 +2 तक का। तो इसलिए जो ब्रिज कोर्स किया जाता है या एक तरह से इंडक्शन प्रोग्राम दिया जाता है, जो हर एक इंस्टीट्यूट में 15 दिन के लिए कंपलसरी किया गया है NCISM के द्वारा, तो उसी के दौरान हम भी एक तरह से जो मेजर डिस्कशन के लायक विषय है उसके ऊपर ये सीरीज़ चला रहे। तो इस स्पेसिफिक जो सेशन है, इसमें हम जो BAMS के करिकुलम का जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से 4.5 साल के जो प्रोफेशनल BAMS कोर्स है उसमें कैसे डिवाइडेड है और उसको उस तरह से रखने का क्या ज़रूरत पड़ा, या किस तरह से अगर कोई स्टूडेंट उसको समझेगा तो उनको ज़्यादा आगे फ़ायदा होने वाला है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी तरह से हम आगे भी इसी जो सीरीज़ है सेशंस अलग अलग करने वाले हैं। तो जो भी छात्र BAMS ज्वाइन कर चुका है तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर अंत तक देखना चाहिए। जो नया छात्र BAMS के लिए एडमिशन ले चुका है तो उनके लिए सबसे पहले हम बधाई देते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है अपने जो करियर के बारे में सोचकर यहाँ पर ज्वाइन किया है उनका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा हो जाए और उनका जो करिकुलम है अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो उनको पढ़ने का तरीका भी समझ में आ जाएगा और एक तरह से करिकुलम के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो इसलिए हम पहली बार इस तरह से सोचें कि जो सब्जेक्ट्स हैं या कोर्स डिज़ाइन है BAMS में, जो आजकल के गैजेट के हिसाब से चल रहा है। आपको पता है February 6 इसी महीने जो है, मतलब एक महीने से पहले, एक महीने भी नहीं हुआ है अभी, तो तब गैजेट नोटिफिकेशन आया था जिसमें बहुत सारे चेंजेस किया गया था BAMS के जो कोर्स डिज़ाइन है उसके ऊपर। तो अभी उसी के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स बना हुआ है तो उनको हम देखेंगे कि किस तरह से 3.5-4.5 साल के अंदर एक समावेश किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4.5 साल का जो कोर्स है उसमें 3 प्रोफेशनल BAMS के हिसाब से डिवाइड किया गया है, 1.5 साल और 1.5 साल के हिसाब से। ये आपको पहले ही पता है, एक तरह से रिवीजन है। और लास्ट में एक 12 महीने का इंटर्नशिप होता है जहाँ पर क्लिनिकल एक्सपोजर डायरेक्टली दिया जाता है। और हम इस वीडियो में सिर्फ 4.5 साल की जो पढ़ाई के टाइम है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS जो स्टूडेंट एंटर होता है तो उनके लिए सब्जेक्ट्स जो देखने को मिलता है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे +1 +2 में नहीं रहता है, मतलब उसके तरह नहीं रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट्स है फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS जो पहले 1.5 साल में पढ़ने के लिए है, तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट संस्कृतम, उसके बाद आता है एक सब्जेक्ट पदार्थ विज्ञानम, उसके बाद आता है क्रिया शारीरम, उसके साथ रचना शारीरम और एक संहिता अध्ययन रहता है। तो जो हर एक प्रोफेशनल BAMS में एक संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो संस्कृत एज ए सब्जेक्ट है वो क्यों रखा गया है, हालांकि ये लैंग्वेज है, इसको हम BAMS के अंतर्गत क्यों समावेश किए हैं। तो इसके लिए मेन रीज़न यही है कि सारे जो आयुर्वेद के विषय हैं ये संहिता या अलग अलग संहिता संस्कृत ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। जो भी पांडुलिपि पहले मिलता था उसको हम आजकल के जो पब्लिकेशन है उसमें हम टाइप्ड वर्जन देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। वो मैन्युस्क्रिप्ट के दृष्टि में था, मैन्युस्क्रिप्ट जैसे ही था, और वहाँ पर जो लिपि लिखा होता था वो अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग लिपि होता था। लेकिन वो सारे लैंग्वेज जो है संस्कृत बैकग्राउंड से ही थे, तो हो सकता है उसका लिपि अलग अलग रीजनल भाषाओं में के आधारित हो, लेकिन मैटर जो है वो संस्कृत में ही हुआ करता था। इसलिए जो भी आयुर्वेद को समझना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूर मतलब एक कंपलसरी जैसे भी आप बोल सकते हैं, संस्कृत के बेसिक विषयों को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि संस्कृत के बिना जो आयुर्वेद के आचार्य थे जो वो बताना चाहते थे वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
हालांकि ट्रांसलेटेड बुक्स आजकल मिलते हैं, हर एक लैंग्वेज में मिलने का चांसेस बहुत है, क्योंकि ऑथर्स भी आजकल मिलते हैं और पब्लिकेशन भी आसानी से हो जाता है। लेकिन जो सच में आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरह से ही सोचना चाहता है, वो उसको या उनको जो है संस्कृत बुक ही पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए संस्कृत बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। संस्कृत बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है संस्कृत के व्याकरण, और व्याकरण में जो मेजर सब्जेक्ट्स होगा यहाँ पर आपके संधि प्रकरण होगा, समास प्रकरण होगा, विभक्ति प्रत्यय आदि प्रकरण होगा, और उसके साथ ही अनुवाद से संबंधित कुछ विषय आपको संस्कृत सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो उसके साथ ही साथ कुछ छोटे मोटे कहानियाँ भी उसी लैंग्वेज के अंतर्गत समावेश किया गया है। इसका रीज़न यही है कि एक लैंग्वेज के ऊपर कमांड आ जाए। तो संस्कृत के जो हर एक शब्द हैं, हर एक को जानना मुश्किल है, लेकिन जब इस तरह की विषय को पढ़ने के लिए मिलता है तो एक वोकैबुलरी अपने आप बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब कोई कहानी या इस तरह से शब्दों को हम सुनते हैं तो हमें उस लैंग्वेज का शैली भी पता चल जाता है, और साथ ही साथ जो वर्डिंग्स है किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर मिलता है, कौन सा नोन है, कौन सा प्रोनाउन है, सारे विषय अपने आप समझने लायक हो जाता है। इसलिए संस्कृत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इसको फर्स्ट ईयर में ही इसलिए रखा गया है। संस्कृत के साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक रखा है जिसका नाम है आयुर्वेद इतिहास। संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास, ये इंटायर सब्जेक्ट का नाम है, जिसमें 2 पेपर होगा फाइनल एग्जाम में, फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम में। तो उसमें 200 मार्क में 150 मार्क आपका संस्कृत ही रहेगा, बाकी 50 मार्क जो है उस इतिहास के लिए रखा गया है। तो इतिहास जो है यहाँ पर आयुर्वेद से संबंधित इतिहास आपको पढ़ने को मिलेगा। हालांकि आप ऑलरेडी इतिहास के संदर्भ में बहुत सारे विषय ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन आयुर्वेद संबंधित जो इतिहास है वो आपके +2 तक के करिकुलम में पहले नहीं था। इसलिए आपको आयुर्वेद पढ़ने से पहले आयुर्वेद का जो जानकारी है वो इतिहास से ही पता चलेगा। इतिहास जिसको पता है वो आगे उसका इम्पोर्टेंस समझ पाएगा। साथ ही साथ इतिहास बहुत सारे और भी अन्य चीज़ों को सिखाता है, ये आप जानते भी हैं। इसलिए आयुर्वेद के इतिहास में आपको आयुर्वेद किस तरह से शुरुआत हुआ आयुर्वेद का, और आयुर्वेद किस तरह से आगे बढ़ा, हर एक टाइम पीरियड के हिसाब से कौन कौन मेन ऑथर्स थे, और वो आयुर्वेद को क्यों मतलब फेमस करना चाहते थे या उसको फैलाना चाहते थे, और गवर्नमेंट का क्या रोल है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, ये ग्लोबलाइजेशन किस लेवल तक जा रहे हैं, और अन्य कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पे गवर्नमेंट का किस तरह का मदद है, ये सारी चीज़ आपको आयुर्वेद इतिहास में देखने को मिलेगा। वो भी फर्स्ट ईयर संस्कृत सब्जेक्ट के साथ ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो 2 मेजर सब्जेक्ट हैं, एक है शारीर रचना, जिसमें आपको जो एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, एक शरीर का प्राकृत अवस्था को जानने को मिलेगा। तो 2 चीज़ें, एक शरीर के ऑर्गन्स या जो भी पार्ट्स हैं उसको एनाटॉमिकली देखना, मतलब उसका सिर्फ उसका मेजरमेंट्स हो सकता है, उसका वेट हो सकता है, उसका जो अटैचमेंट हो सकता है जैसे मसल्स, उसका बोन्स या लोकेशन हो सकता है, या अरेंजमेंट हो सकता है। जो भी चीज़ एनाटॉमिकली या सरफेस एनाटॉमी हो सकता है, इंटरनल एनाटॉमी हो सकता है, वो आपको शरीर रचना में सीखने को मिलेगा। वो भी स्पेसिफिकली वो आपके 100% क्लासेस में 30 से 40% तक आपका प्रैक्टिकल चलेगा, जिसमें आपको खासकर डिसेक्शन मेथोडोलॉजी सिखाया जाएगा। डिसेक्शन मेथोडोलॉजी जो है सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी चीज़ को एनाटॉमिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए। ये हमारे आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत संहिता में भी देखने को मिलता है कि वहाँ उस टाइम से ही ये शव विच्छेदन जो कर्म है होता था, ताकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं लाइव जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑर्गन को देखेंगे उसको हमेशा याद रहेगा। खासकर जो सर्जन्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और इस तरह की क्लास को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोनों आयुर्वेद से संबंधित और जो कंटेम्प्रेरी मेडिसिन से संबंधित एनाटॉमिकल सब्जेक्ट्स जो है, टॉपिक्स जो है, आपको शरीर रचना में देखने को मिलेगा। और ठीक उसी तरह शरीर क्रिया, जिसमें फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एक हो गया आपका एनाटॉमिकल, कैसे बॉडी बना है, अभी कैसे बॉडी काम करता है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वो आपको शरीर क्रिया में सुनने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा। प्रैक्टिकल्स में खूब एक्सपेरिमेंट्स आजकल के परिप्रेक्ष्य में भी दिया गया है। और साथ ही साथ जो आयुर्वेद से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेद के आगे वाला सिद्धांत डिपेंडेंट है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा शरीर क्रिया सब्जेक्ट में। और इसके साथ ही साथ शरीर क्रिया में आपको रोगियों के साथ कुछ क्वेश्चनेयर को पूछने के लिए भी मौका मिलेगा। खासकर जो प्रकृति असेसमेंट जो टेक्निक है, आजकल प्रकृति और आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत वैसे ही फेमस है, जो BAMS के बिना भी है उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है। तो प्रकृति असेसमेंट जो है एक होमवर्क जैसे या एक वर्क जैसे दिया गया है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं
हॉस्पिटल जाएगा, आईपीडी जाएगा, ओपीडी जाएगा, वहाँ पर जो रोगी हैं उनसे बातचीत करेगा और उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएगा, और साथ ही साथ एक क्वेश्चनर जो है उसको फिल भी करेगा। अल्टीमेटली एक पेशेंट का प्रकृति कौन सा है वो भी वो सीखने वाला है। तो अल्टीमेटली ये फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट से बातचीत करने का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि जब मेडिकल में आ जाते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर से ही सब कुछ हॉस्पिटल में चलेगा। ऐसे नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत बेसिक्स पहले ही जानकार होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ बात करने के लायक हो जाते हैं। अदरवाइज़ पहले ही हॉस्पिटल जाने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर प्रकृति असेसमेंट के लिए आपको फर्स्ट ईयर में ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक संहिता करके हर एक प्रोफेशनल बीएमएस में एक सब्जेक्ट रहता है। संहिता का मतलब क्या है? जो भी आयुर्वेद की ग्रंथ है सबसे पहले जब क्रिएट किया गया था, सबसे पहले जब लिखा गया था, उसको हम संहिता के नाम से जानते हैं। डिटेल में हम यहाँ पर नहीं बता रहे, ये सिर्फ इंडक्शन जैसे प्रोग्राम के लिए जितना चाहिए उतना ही बता रहा हूँ। तो संहिता अलग अलग संहिता है, उसमें फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, थर्ड प्रोफेशनल, तीनों में अष्टांग हृदयम चरक संहिता का कुछ पार्ट्स जो है डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ईयर में खासकर अष्टांग हृदयम को ज़्यादा फोकस किया गया है और साथ ही साथ चरक संहिता का कुछ अंश यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आयुर्वेद के संहिता, आयुर्वेद के सिद्धांतों को आप पढ़ने वाले हैं। पेशेंट को क्या क्या क्वेश्चन पूछना है या किस तरह से असेसमेंट करना है वो भी आप सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ बेसिक प्रोसीजर्स के बारे में भी आप जानकारी लेने वाले हैं। तो बेसिकली संहिता अध्ययन जो है आपके जो आयुर्वेद के संबंधित विषयों के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पर ज़्यादा या एकदम आप नील कह सकते हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स यहाँ पर है, पूरा आयुर्वेद से संबंधित सब्जेक्ट संहिता है। तो संहिता के साथ साथ एक पदार्थ विज्ञान करके एक टॉपिक है, जिसमें दोबारा आयुर्वेद को समझने के लिए जो भी बेसिक्स चाहिए, जैसे कि आपको कोई भी फिजिक्स पढ़ने के लिए उसका कुछ सिद्धांत आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक उसी तरह आयुर्वेद के हर एक संहिता को अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, जिसको हम पदार्थ विज्ञान नाम से एक सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। और संहिता में हम उसका डिटेल वर्जन जो आयुर्वेद के संबंधित विषय को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंत में एक स्टूडेंट को बेसिक्स संस्कृत का जानकार होना ज़रूरी है। इतिहास थोड़ा बहुत उनको समझ में आ जाता है। तो आयुर्वेद को समझने के लिए जो सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, उसको भी थोड़ा बहुत सीख लेता है। हालांकि ये मुश्किल है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे पदार्थ विज्ञान टॉपिक, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए इनिशियली मुश्किल हो जाता है। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतना स्टूडेंट्स को मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत आसानी से समझने लायक है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल होने की वजह से स्टूडेंट्स भी ज़्यादा मन के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। और संहिता स्टडी जो है ये आपको सिखाएगा, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उसको डिटेल में सिखाएगा जो आयुर्वेद संहिता है। तो प्रैक्टिकल क्लास में आप पेशेंट अप्रोच कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाना है, और डिसेक्शन हॉल में और प्रैक्टिकल लैब में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आप देखने वाले हैं। और आयुर्वेद संहिता में आप संहिता और संस्कृत क्लास में आप एक श्लोक को कैसे उच्चारण करना है, उसको चैंटिंग कैसे करना है, उसको याद कैसे करना है, ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिकल में सिखाने वाले हैं, हमें सीखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के अंत में आपको ये सब आ जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स के लिए एक तरह से आपको पता चल गया होगा कि क्यों इस तरह से रखा गया है। अभी सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस में हम आते हैं कि 1.5 साल के बाद आपका सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस शुरू हो जाता है, जो भी 1.5 साल का ही टाइम पीरियड तक रहता है। तो सेकंड ईयर में आपको खूब सारे सब्जेक्ट्स हैं, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, रोग निदान, अगत तंत्र, संहिता अध्ययन, स्वस्थ वृत्त एवं योग। तो अभी हम देखेंगे इंडिविजुअली। तो जैसे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छे से समझ गए फर्स्ट ईयर में, ठीक उसी के आगे वाला स्टेप बॉडी के जो नॉर्मल सी वो तो आपने फर्स्ट ईयर में सीख लिया, फर्स्ट प्रोफेशनल। अभी उसके पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट, कोई ऑर्गन ऐसे होना चाहिए लेकिन ऐसे हो गया तो उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। सो पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को आप रोग निदान सब्जेक्ट नामक मतलब नाम से आप सीखने वाले। यहाँ पर थियरी में आप डिसीज़ के बारे में जानने वाले हैं, डिसीज़ को आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखना है, एलोपैथी के कंटेम्प्रेरी साइंस के हिसाब से कैसे देखना है। प्रैक्टिकल में आप रोगी को कैसे असिस्ट करना है, आयुर्वेद के क्या क्या सिद्धांत है जिसके ऊपर रोगी परीक्षा डिपेंडेंट है। साथ ही साथ आजकल के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से हम रोगियों को एग्जामिनेशन करते हैं, ये सारी चीज़ आप रोग निदान नामक नाम जो है सब्जेक्ट वहाँ पर सीखने वाला है। और जो आयुर्वेद से संबंधित सारे द्रव्य हैं, हर्बल ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, वो आप द्रव्य गुण सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। द्रव्य गुण एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको दोनों थियरी और प्रैक्टिकल मिलेगा। थियरी में आपको आयुर्वेद के हर्ब्स जो है उसका सिद्धांत
क्या है उसको आप डिटेल में देखने वाला है। साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, हर एक द्रव्य का इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है, कौन सा पार्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा बीमारी में यूज़ करते हैं, ये सारे चीज़ आप द्रव्य गुण के सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। एक बार आपने सीख लिया तो मिनरल ड्रग्स को भी सीखना पड़ेगा। आयुर्वेद सिर्फ हर्बल ड्रग्स वाला ही नहीं है, यहाँ पर हम मिनरल ड्रग्स को भी खूब यूज़ करते हैं, और मिनरल ड्रग्स को आप रसशास्त्र सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगेन आइडेंटिफिकेशन क्या है, कहाँ मिलता है, उसका कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, यूज़ करने से पहले उसका कोई प्रोसीजर है, उसका टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए सारी चीज़ आप पढ़ने वाले हैं। और जब आप ये दोनों पढ़ेंगे तब आपको उसका मेडिसिन प्रिपरेशन भी आना चाहिए। सो मेडिसिन प्रिपरेशन भी आपको सेकेंड ईयर में ही सिखाया जाता है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सिंपल कल्क स्वरस से लेके लास्ट तक तेल घृत कैसे बनाते हैं, एक रसौषधि कैसे बनाते हैं, सारे आयुर्वेद के प्रिपरेशंस, फार्मास्यूटिकल्स आप रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना जो सब्जेक्ट है वहाँ पर थियरी प्रैक्टिकल दोनों, सिद्धांत और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों सीखने वाले, वो भी सेकेंड ईयर में कवर हो जाएगा। उसके साथ ही साथ जो पूरा दुनिया जो आयुर्वेद की तरह देख रहा है वो एक रीज़न के लिए है, प्रिवेंटिव मेडिसिन। सो आयुर्वेद को ज़्यादातर लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन मानते हैं, जो कि 100% सही नहीं है। इन द सेंस सिर्फ प्रिवेंटिव मेडिसिन ही नहीं है, हमारा क्यूरेटिव मेडिसिन काफ़ी अलग है, और काफ़ी 90% जो आयुर्वेद में लिखा गया है वो हो सकता है दोनों के लिए एप्लीकेबल हो, स्वास्थ्य के लिए और एवं दी रोगी के लिए। तो यहाँ पर जो स्वस्थ वृत्त एक सब्जेक्ट है, वहाँ पर आप आहार विहार और अन्य जो प्रोसीजर है, प्रोसेसेस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं स्वस्थ वृत्त को पालन करने के लिए, वो आप पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आप कॉन्टेम्प्रेरी मेडिसिन का प्रिवेंटिव मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन भी सेकेंड ईयर में ही पढ़ने वाले हैं। योग जो है स्वस्थ वृत्त से जुड़ा हुआ है, तो योग जो है अष्टांग योग, थियरी प्रैक्टिकल दोनों आपको स्वस्थ वृत्त के टीचर ही पढ़ाएंगे। आपको इसका प्रैक्टिकल सेशंस भी कराया जाएगा सेकेंड ईयर के दौरान। और साथ ही साथ जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं, कुछ हर्बल ड्रग्स भी टॉक्सिक हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, टॉक्सिक का मतलब है एलर्जिक हो सकता है, कुछ उसका अल्कोलाइड्स टॉक्सिक भी हो सकते हैं, कुछ एज इट इज़ मिनरल्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, जो ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर्स हो सकते हैं। ये सारे टॉक्सिक रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो है वो आप अगध तंत्र सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ये भी सेकेंड ईयर में आता है। तो यहाँ पर आजकल के समय पे टॉक्सिकोलॉजी आप ये सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा सूट करता है। साथ ही साथ आप इसी सब्जेक्ट के अंदर जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, जो लीगल लायबिलिटीज़ है एक फिजिशियन का, एक मेडिकल एटिक्विट्स है, ये सारे चीज़ एथिक्स जो है आप व्यवहार आयुर्वेद एवं आप मतलब आजकल के टाइम पे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस नाम से इसको जानते हैं, ये भी आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर मिल जाएगा, अगध तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने पहले ही कहा, सेकेंड ईयर में भी आपको, सेकेंड प्रोफेशनल में भी संहिता अध्ययन रहेगा। यहाँ पर चरक संहिता का पूर्वार्ध मतलब पहले जो हाफ पार्ट है उसको आप पढ़ने वाले हैं इन सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में उसका रिमेनिंग हाफ पढ़ने वाले हैं। इस तरह से आप चरक संहिता पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चरक संहिता का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स हैं, वो कहीं ना कहीं द्रव्यगुण में भी आएगा, रसशास्त्र में भी आएगा, कहीं ना कहीं स्वस्थ वृत्त में भी आएगा। इस तरह से आपको सब्जेक्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी टॉपिक्स कहीं ना कहीं मैच हो रहा है, एक से एक दूसरा जुड़ा हुआ है। इसलिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्ट से पढ़ेगा उनको कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, हैवी भी नहीं लगेगा। एक तरह से उनको एक कनेक्ट करते हुए एक दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेगा, इस तरह से उनका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ कोई भी परेशानी के बिना वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट को आना चाहिए वो ये है, एक हर्ब्स, आयुर्वेद के हर्ब्स क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजर उसका काम क्या है, उसी तरह मिनरल ड्रग्स प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे रोगी को असिस्ट करते हैं, कैसे हम प्रिवेंटिव मेडिसिन को आगे बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन क्या है, जैसे आजकल के कोविड सिचुएशन में कम्युनिटी मेडिसिन काफ़ी मदद कर रहा है। तो योगा रिलेटेड जो भी अष्टांग योग संबंधित आसन को मिलाकर जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको मिलेगा। टॉक्सिकोलॉजी और जूरिस्प्रूडेंस के साथ आपको ये सेकेंड ईयर ख़त्म करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्लासेस में रोगी की परीक्षा डिटेल में आपको आना चाहिए, डायग्नोसिस तक आना चाहिए। सेकेंड ईयर के एंड में कौन सा बीमारी हुआ है, अगर 100% सही नहीं है फिर भी एक अंदाज़ा या एक तरह से ऑलमोस्ट सही आंसर जो है आपको पता होना चाहिए। ड्रग आइडेंटिफिकेशन, गार्डन विजिट, यह आपको द्रव्यगुण रसशास्त्र सब्जेक्ट्स में कराया जाता है, और कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में दूसरे इंस्टीट्यूट को भी विजिट के लिए ले जा सकते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ एजुकेशनल टूर्स भी अरेंज कर सकते हैं ताकि अन्य फार्मेसी को भी स्टूडेंट्स देख लें। इस तरह से आपको प्रैक्टिकली ये समझाया जाएगा। योगा सेशंस आपके इंस्टीट्यूट के लेवल पर ही कंटिन्यू कर सकते हैं, सालाना आपको एक या 2 बार कुछ कैंप्स वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से आपका स्वस्थ व्रत और योग का प्रैक्टिकल भी सिखाया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स में अगर
सुविधा है तो पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टिंग्स के लिए भेजा जाएगा कुछ दिनों के लिए बैच वाइज। कहीं नज़दीक जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, गवर्नमेंट पोस्टमार्टम रिलेटेड जो ऑफिसेस है वहाँ पर आपको शायद ये पोस्टिंग्स के लिए डाला जाएगा। कभी कभी होता है, कभी कुछ हॉस्पिटल्स में नहीं होता है अगर सुविधा नहीं है। तो ये थर्ड प्रोफेशनल BMS हम नेक्स्ट जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद पैथोलॉजिकल कंसिडरेशन, एट द सेम टाइम कुछ मेडिसिन के बारे में भी आप जान गए। थर्ड प्रोफेशनल में ये जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का जो टॉपिक्स है उस दोनों को क्लब करके एक पेशेंट को कैसे देखना है, पेशेंट को देख के कैसे उनको दवाई देना है, वो आप बेसिकली थर्ड ईयर में देखने वाले हैं। थर्ड प्रोफेशनल में जब आप सब्जेक्ट्स देखेंगे तो बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, लेकिन सारे डायरेक्टली पेशेंट से संबंधित है। यहाँ पर थियरी कम रहेगा, ज़्यादातर प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल का मतलब है ज़्यादातर पेशेंट के साथ ही आपको सीखने को मिलेगा। जैसे काय चिकित्सा, पंचकर्म हो सकता है, शल्य, शालाक्य, प्रसूति, कौमारभ्य और आत्ययिक चिकित्सा, संहिता अध्ययन हर एक प्रोफेशनल में है। इंडिविजुअली हम देखेंगे तो काय चिकित्सा सब्जेक्ट एक ये है जो मेजर डिसीज़ेस को कवर करता है। जैसे इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन के नाम से आप आजकल के डॉक्टर्स को देखे होंगे, MD जनरल मेडिसिन। तो मेजर जो डिसीज़ेस है फर्स्ट लेवल पे वो ठीक कर सकते हैं। अगर ज़रूरत है तभी वो आगे कोई स्पेशलिस्ट के लिए भेजेंगे। उस तरह की जो डिपार्टमेंट है वो काय चिकित्सा है। और उसके अंदर ही कुछ सब ब्रांचेस है, जैसे साइकियाट्रिक, दैट इज़ द मानस रोग, वो भी आपको कैसे हिस्ट्री लेना है, कैसे एक पेशेंट को डायग्नोस करना है, किस तरह से काउंसलिंग करना है, उसका टेक्निक्स क्या क्या हैं, वो भी आप यहाँ पर उसी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। उसके साथ आप जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसका इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या है, उसका इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, वो भी आप थर्ड ईयर में शल्य तंत्र में पढ़ने वाले हैं। ये प्रोसीजर शालाक्य तंत्र का है जो स्पेसिफिकली आई संबंधित या ENT संबंधित। सो आजकल के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या जो ENT सर्जन या ENT फिजिशियन जो भी हैं उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे आयुर्वेद में हम शालाक्य तंत्र करके बुला सकते हैं। तो आई और ENT संबंधित जो भी डिसीजेस है उसका एनाटॉमी से लेके ट्रीटमेंट तक, डिसीज़ पैथोलॉजी फिर ट्रीटमेंट तक, प्रोसीजर्स, अन्य प्रोसीजर्स स्पेसिफिक जो भी है आप शालाक्य में पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रोफेशनल BMS में। साथ ही साथ जो OBG ब्रांच है, ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी, वहाँ पर गर्भिणी से संबंधित और स्त्री रोग से संबंधित अलग अलग जो पेपर्स हैं उसमें डिटेल में अन्य प्रोसीजर्स के साथ, मतलब स्पेशल प्रोसीजर्स जो आयुर्वेद में लिखा गया है और कुछ संस्कार जो आयुर्वेद में दिया गया है, सारे चीज़ को आप कंटेम्प्रेरी साइंस और आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे। और ये भी प्रैक्टिकल के साथ ही आपको समझाया जाएगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल क्लासेस। और बाल रोग से संबंधित जो बीमारी हैं 1 साल से लेके आजकल के टाइम पे 12 साल तक माना जाता है, लेकिन अप टू 16 ईयर्स भी आयुर्वेद के हिसाब से हम ले सकते हैं। 16 ईयर तक हम कोई भी डिसीज़ है तो उसको हम बाल रोग के डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। वहाँ पर आपको बाल रोग से संबंधित विशेष आयुर्वेद सिद्धांत, जैसे स्वर्ण प्राशन है, जैसे कुछ संस्कार है, अन्य संस्कार हैं, कुछ डोज स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो उस तरह के विषयों को हम देखने वाले हैं इन बाल रोग थर्ड प्रोफेशनल BMS। साथ ही साथ जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो सबको जानना ज़रूरी है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसका बेसिक्स ही थर्ड ईयर में रखा गया है, लेकिन डिटेल में नहीं है, सिर्फ बेसिक्स है। डिटेल में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेंगे, तब आपको उसका अलग से आइडिया दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स कवर किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले ही कहा था, चरक संहिता का जो लास्ट पार्ट है वो आप थर्ड प्रोफेशनल BMS में पढ़ेंगे, जहाँ पर चिकित्सा से संबंधित, जो काय चिकित्सा से संबंधित विषय आ जाएगा, शल्य संबंधित विषय आ जाएगा, शालाक्य संबंधित विषय आ जाएगा, साथ ही साथ प्रसूति, बाल रोग या पंचकर्म प्रोसीजर, सारे मैटर जो है चरक संहिता के उत्तरार्ध में मिलेगा, देखने को मिलेगा, सेकेंड हाफ में मिलेगा। तो हालांकि चरक संहिता एक ही है, वो हमने पढ़ाई के हिसाब से सिर्फ हमारे समझने के लिए सिर्फ हमने डिवाइड किया है, अदरवाइज चरक संहिता एक ही संहिता है। तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे आप, थर्ड ईयर में थर्ड प्रोफेशनल में सेकेंड हाफ पढ़ेंगे। इस तरह से चरक संहिता पूरा पढ़ने वाले। तो ये आपके थर्ड ईयर के एंड में आपका स्किल्स बढ़ना चाहिए, कौन सा डिसीज़ में क्या मेडिसिन देना है, क्या क्या प्रोसीजर किसको देना है, कैसे चलेगा, क्या इंडिकेशन है, क्या काउंटर इंडिकेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम, सर्जिकल प्रोसीजर क्या है, पैरासर्जिकल क्या है, कैसे यूज़ करना है, किसको देना लेना है, किसको नहीं लेना है, और स्पेसिफिक जो ENT या आई रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो कैसे किया जाता है, और बाल रोग में खासकर जो डोज संबंधित विषय है, कितना डोज में देना है, कौन सा संस्कार के ऊपर एडवाइस देने हैं, वो सारे चीज़ आप यहाँ पर थर्ड ईयर में थर्ड प्रोफेशनल में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारे चीज़ क्लिनिकल हैं, तो आप ज़्यादातर इस प्रोफेशनल में थर्ड प्रोफेशनल में हॉस्पिटल में ही रहने वाले हैं।
प्रोसीजर्स भी देखने वाला है, केस भी लेने वाला है, वहाँ पर केस डिस्कशन भी खूब चलता रहेगा। तो आपके फर्स्ट और सेकंड प्रोफेशनल का जो भी बेसिक नॉलेज है वो यहाँ पर काम में आएगा। ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं है आयुर्वेद में, और वैसे पॉसिबल ही नहीं है कोई भी मेडिसिनल कोर्स में, मेडिकल कोर्स में। जो भी नॉलेज फर्स्ट डे आप सीख रहे हैं वो आपको लास्ट तक भी मदद करेगा। ऐसे नहीं कि आप एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए और भूल गए, ऐसे नहीं चलेगा। ये लास्ट तक आपको एनाटॉमी मदद करेगा, लास्ट तक आपको अष्टांग हृदय मदद करेगा, लास्ट तक आपको पदार्थ विज्ञान मदद करेगा, लास्ट तक संस्कृत आपको मदद करेगा। सिमिलरली सेकेंड ईयर के सारे चीज़ थर्ड ईयर में याद मदद करने वाला है, तो ये आप कभी भी भूल नहीं सकते। तो प्रैक्टिकल में थर्ड ईयर में वही जो थियरी में पढ़े थे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। खासकर जो ओबीजी पोस्टिंग्स हैं वहाँ पर आप नॉर्मल डिलीवरी या जो आयुर्वेद संबंधित कुछ स्पेसिफिक लोकल प्रोसीजर्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको थर्ड ईयर के एंड में ये स्किल्स आ जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ पढ़ाने के लिए जो NCSM है वो आयुर्वेद के डिपार्टमेंट्स को 14 करके बांटा गया है। जैसे आप +1 +2 में PCMB और लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो 6-7 डिपार्टमेंट ही होगा, लेकिन आयुर्वेद में BMS में एंट्री करने के बाद 14 डिपार्टमेंट है, और 14 में भी कुछ 2-3 सब डिपार्टमेंट में भी है, मतलब में है, और जो 14 डिपार्टमेंट मिलाकर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला है। तो कैसे वो डिवाइडेड है मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट 3 है, उसके बाद बाकी 11 यहाँ पर है। तो ये मैं क्यों दे रहा हूँ, जब भी आप अपना कॉलेज शुरू हो जाएगा आप सबसे पहले ये थोड़ा डिपार्टमेंट को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट है, वहाँ के स्टाफ कौन कौन है और वो क्या पढ़ाने वाला है। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने ऑलरेडी दे दिया। आपके कॉलेज में भी इंडक्शन प्रोग्राम होगा, वहाँ पर भी आपको आइडिया दिया जाएगा। तो फर्स्ट से ही, शुरुआत से ही जब आपको इस तरह का आइडिया लग जाएगा सब्जेक्ट के बारे में, वहाँ के डिपार्टमेंट के बारे में, फैकल्टी के बारे में, ज़रूर आपको वो कभी भी मदद कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट वाले भी आपको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि जो एक पढ़ा रहे वो वही आपको सारे सॉल्व करेगा, ऐसे नहीं है। कभी कभी फर्स्ट ईयर के टॉपिक फोर्थ ईयर थर्ड ईयर टीचर भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो इसलिए आपको शुरुआत से ही सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ पर है और उसका विषय क्या है वो सारे जानना ज़रूरी है। एक तरह से जो इंटरेस्टेड है वो ये सारी चीज़ खुद करेगा और वो ज़रूर सक्सेसफुल फिजिशियन बन जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में सक्सेसफुल फिजिशियन बनने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। अगर सिंगल टीचर के पीछे खड़ा है तो काम नहीं होगा। सारे टीचर से जो भी मिलना चाहिए वो लेकर वो जब आगे बढ़ेगा वही आगे जाके सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इलेक्टिव्स करके एक सब्जेक्ट है हर एक प्रोफेशनल में, उसके बारे में हम डिटेल में जब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने इच्छुक विषय है तो जो आप पसंद करते वही लेंगे, और इसमें ज़्यादा मार्क्स की भी टेंशन नहीं है। बहुत कम मार्क्स है, वो भी कम आ गए तो भी चल जाएगा। तो इलेक्टिव्स इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उसको हम डिटेल में जब आएगा तब बताएंगे। तो इसी तरह से हम आगे सेशंस में जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करेंगे, और आगे वाले सेशंस में हम जो संस्कृत विषय हैं उसके ऊपर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट परेशान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे एक संस्कृत सब्जेक्ट को शुरुआत से ही पढ़ के उसका एक एक्सपर्ट आयुर्वेद वैद्य बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ जो वैद्य होते हुए कुछ ज़रूर चीज़ें याद रखने के लिए, जैसे फर्स्ट एड मेथोडोलॉजी वगैरह आपको कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम में सिखाया जाएगा जो प्रैक्टिकल है, लेकिन जो थियरी हम बता सकते हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस एक टॉपिक है, जैसे कुछ मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो कुछ हम यही इंडक्शन प्रोग्राम में आपको समझाएंगे, ताकि जब आप अपना BMS करियर शुरू करेंगे तो आपको इसका अच्छा खासा आइडिया पहले ही मिल जाए, ताकि आप पूरा इसका जो सुविधा या फ़ायदा है उसको आप उठा सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो गैजेट नोटिफिकेशन है अगर आप उसको देखे नहीं तो प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और सारे एग्जामिनेशन सिस्टम रिलेटेड जो भी है मैंने पहले ही डाल चुका हूँ, सारे लिंक्स आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको जब भी आगे पढ़ते पढ़ते कोई भी विषय के ऊपर क्वेरी आ जाता है या मुश्किल लग जाता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, हम उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक धन्यवाद।